तो फिर से स्वागत है नई वीडियो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि किस तरीके से नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर और नंबर ऑफ लोन पेयर को आइडेंटिफाई किया जाता है सेंट्रल एटम पे। ठीक, आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। वी ए सी पी आर एंड एन बी पी आर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप डालेंगे हेडिंग। हेडिंग में क्या डालेंगे भाई? वी एस ई पी आर एंड एन बी ई पी आर। अब ये वी ए सी पी आर और एन बी ई पी आर होता क्या है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लीजिए। हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल से। ठीक, एग्जाम्पल लीजिए। अगर मैं ऑक्सो कंपाउंड लेता हूँ ओ एक्स टू। ठीक है, ओ एक्स टू मैंने लिया। अब मुझे पता है इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो एस पी थ्री है। कैसी है? एस पी थ्री हाइब्रिडाइजेशन। मतलब मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि इसके अंदर दो बॉन्ड पेयर हैं और दो लोन पेयर हैं। इतना तो हमें पता ही है। जिन्हें नहीं पता वो थोड़ा यहाँ ध्यान दे लेना। ये जो ऑक्सीजन है भाई, इसका मैं अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखूँ तो ये आता है 2s2 2p4। ठीक, इन्हीं के अगर मैं ऑर्बिटल्स बनाता हूँ, देखना थोड़ा ध्यान से। ये बनाया मैंने ऑर्बिटल, ये दो इलेक्ट्रॉन इसमें, ये दो इसमें, और ये एक एक। ठीक है, अब एक चीज़ नोटिस करो, इनका अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन करता हूँ या इनका एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बना के दिखाऊँ आपको, तो आपके सामने जो हाइब्रिड ऑर्बिटल आएगा वो कुछ इस प्रकार का दिखना चाहिए भाई। कैसा दिखना चाहिए? ऐसा दिखना चाहिए। क्या होगा इसमें? ये दो ऐसे, ये दो ऐसे, और ये सिंगल ऐसे। ये हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल। इससे हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये जो दोनों हैं, ये वाला और ये वाला, ये दोनों लोन पेयर्स होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे? लोन पेयर होंगे। आगे देखो। अब मैंने आपसे ये बोला कि मैंने अगर यहाँ पे ऑक्सीजन लेता हूँ और इसके ऊपर यहाँ पे मैं लोन पेयर बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? लोन पेयर। ठीक है, ये हो गए मेरे दो लोन पेयर। और वहीं मैं इसको ज्वाइन कर रहा हूँ दो हेलोजन कंपाउंड्स। ये एक्स हो गए दोनों। ठीक है, अब कोई भी हेलोजन होगा, हमें ये पता है कि जो हेलोजेंस हैं मोस्ट फेवली ये लोन पेयर सकते हैं ऐसे। ठीक है, इनके ये लोन पेयर हो गए। ठीक, अब देखिएगा ज़रा। मैंने आपसे ये बोला कि जब ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि ये ऐसे बॉन्ड बनाए हुए हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर हमें देखने को मिल रहे हैं। क्या देखने को मिल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन पेयर हमें देखने को मिल रहा है। तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये वाली, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर हैं। क्या हैं ये? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। ठीक है, ये क्या है? वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं। और ये जो नीचे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये जो नीचे दूसरी तरफ ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये वाली, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसको तो कोई लेना देना नहीं है इस वाले से। ये वैलेंस शेल वाले से कोई लेना देना नहीं है इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। ठीक है, तो ये कैसी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है? इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। क्या बोल सकते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। लिख लीजिएगा, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। इसको मैंने क्या नाम दिया? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? मतलब ऊपर वाले को मैंने क्या बोला? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर। और नीचे वाले को बोला मैंने
नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। इसको एक और एग्जांपल में देखो, एक और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। ये रहा मेरा ऑक्सीजन, ये मैंने बाइंड किया ये कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन हो गया, यहाँ पे ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक, मैंने आपसे बोला कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, वैसे सेम यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे, यहाँ भी होंगे। इसमें भी इलेक्ट्रॉन्स पेयर हमें देखने को मिल रहे हैं। और ये ऊपर मैंने बना दिए लोन पेयर, पर क्या बना दिए, लोन पेयर। तो मेरे पास में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये वाली जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है जो बॉन्डिंग कर रही है, ये कहलाएगी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर्स। ठीक है, कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर्स देखने को मिले, वैलेंस शेल के। और ये जो है, ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है या इलेक्ट्रॉन पेयर्स मैं आपसे कहता हूँ, ये वाले बेसिकली ये मेरे लिए कौन से हो गए, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ पे दिमाग में। चलिए, अब ये जो मैंने आपको VACP बताया, यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर बताया और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बताया, इसी के बेस पे हम ये देख लेंगे कि VACPR और NBPR के इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। तो आप लोग हेडिंग डालेंगे, इनके इफ़ेक्ट्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब क्या पढ़ेंगे, इफ़ेक्ट्स, इफ़ेक्ट्स ऑफ VACPR एंड NBPR। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको अभी ये जो स्ट्रक्चर दिखाया था ऑक्सो हेलो का, इसको आप फिर से बनाइए। यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी ज़्यादा आनी चाहिए। ये मैंने क्लोरीन ले लिया, ठीक है भाई, क्लोरीन, ये होगा लोन पेयर ऑक्सीजन पे, ये क्लोरीन के लोन पेयर मैंने बना दिए। साइज़ को अभी यहाँ पे ध्यान मत देना भाई, अभी हाल फिलहाल ये मत कहना ऊपर वाले बड़े हैं नीचे वाले छोटे क्यों हैं ऐसे। ठीक है, थोड़ा ध्यान मत देना इन चीज़ों पर, वरना बहुत लोग ध्यान दे देते हैं। देखिए, अब मैंने आपको एक चीज़ स्टार्टिंग में पढ़ाई थी कि स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर कौन से होते हैं और स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर कौन से होते हैं। देखो, जो एक्टिव लोन पेयर होंगे यानी कि स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर जो होंगे वो हाइब्रिड होंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल वाले होंगे। तो ऑक्सीजन में ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये वाले, ये जो लोन पेयर हैं, ये वाले दोनों लोन पेयर कैसे हैं, ये दोनों कैसे लोन पेयर्स हैं, ये दोनों स्टीरियोकेमिकली एक्टिव लोन पेयर्स हैं, कह सकते हैं इनको। और ये कैसे हैं, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर हैं। ये कैसे हैं, स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लोन पेयर्स। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो लोन पेयर हैं, ये जो लोन पेयर्स हैं, ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये तो हमें पता है, ये दोनों क्या करेंगे, आपस में लोन पेयर एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब जब ये आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो इनके बीच का एंगल तो ये बढ़ेगा। और वहीं अगर अपन देखें कि ये जो लोन पेयर है ये इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, ये जो बॉन्ड पेयर हैं ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये जो लोन पेयर है इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा। तो अगर ये जो रिपल्शन हमने देखा है ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में हो रहा है, तो हम कह देंगे इसको VSEPR, यानी कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं वो आपस में क्या कर रहे हैं, रिपल्शन कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, आपस में रिपल्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये जो एंगल है, ये जो थीटा है, इस थीटा पे फर्क पड़ रहा है। ठीक है, फिर देखो, अब ये जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये वाले जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं, ये दोनों भी आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये जब आपस में रिपेल करेंगे तो हम इसको कह देंगे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं उनमें रिपल्शन हो रहा है।
NBEPR। यहाँ तक कहानी समझ में आ गई। VACPR और NBPR में यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। तो अगर हम देखें कि किसका इफ़ेक्ट किस पे ज़्यादा लग रहा है, किसका इफ़ेक्ट किस पे ज़्यादा लग रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि लोन पेयर जो होते हैं, लोन पेयर रिपल्शन जो होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। फिर हम कह देंगे कि लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन जो है वो होगा। उसके बाद में आएगा बॉन्ड पेयर रिपल्शन। ठीक है, इतना क्लियर आ गया। इसको आप, ये जो बॉन्ड पेयर मैंने बोला है, आप इसको सिंगली बॉन्डेड पेयर भी बोल सकते हैं। लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड पेयर, और इसको आप कह सकते हैं सिंगल बॉन्ड पेयर और सिंगल बॉन्ड पेयर। अब ये सिंगल बॉन्ड पेयर ये क्या चीज़ है, मैं आपको आगे चल के अभी समझा दूंगा फिर से। ठीक है, यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई होगी। अब इस चीज़ में एक चीज़ और बताना मुझे, कि अगर मैं VACPR यानी कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर में जो रिपल्शन हो रहा, अगर वो ज़्यादा है तो इस थीटा पे क्या फ़र्क पड़ना है, इस थीटा पे क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि अगर VACPR जो है वो इंक्रीज़ होता है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन अगर इंक्रीज़ होता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो थीटा है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। थीटा क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। कैसे, देखो यहाँ से ये दोनों आपस में रिपेल कर रहे हैं, डेफिनेटली ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है ये कम हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा, और इन दोनों का जो आपस में रिपल्शन हो रहा है इसकी वजह से ये वाला जो एंगल है वो कम हो जाएगा। तो मैंने थीटा की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उनके अंदर जो रिपल्शन हो रहा है, जिसकी वजह से ये जो थीटा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वहीं अगर मैं NBPR की बात करूँ, NBPR की मैं बात करता हूँ, अगर ये बढ़ता है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर के अंदर जो रिपल्शन है अगर ये बढ़ता है, तो ये देखो इनकी वजह से अगर इनका रिपल्शन बढ़ेगा तो ये दूर दूर जाएंगे, जिसकी वजह से ये जो थीटा है हमारे पास में, ये क्या हो जाएगा, थीटा इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, थीटा इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ तक कहानी क्लियर। ठीक है, एक क्वेश्चन और बताना। मैंने आपसे बोला कि ये कोई भी एक मॉलिक्यूल था, कोई भी एक मॉलिक्यूल था, ये वाला, ये मेरा मॉलिक्यूल है, इसके अंदर VACPR भी लग रहा है, VACPR लग रहा है, ये लग रहा है भाई, ऐसे कुछ कुछ इस तरीके से लग रहा है, और NBPR भी लग रहा है, NBPR भी लग रहा है जो कुछ इस तरीके से लगेगा। ठीक है, या अगर मैं इसको थोड़ा सा और क्लियरली करके दिखाऊं तो ये कह सकते हैं कुछ इस तरीके से लगेगा। ठीक है, अब मान लीजिए एक कंडीशन आती है इक्विलिब्रियम की, इन दोनों में एक कंडीशन आएगी इक्विलिब्रियम की। तो मैं आपसे पूछता हूँ, एट इक्विलिब्रियम थीटा जो होगा वो बॉन्ड एंगल होगा। क्या कहलाएगा वो कहलाएगा बॉन्ड एंगल। थीटा को हमने क्या कह दिया, बॉन्ड एंगल कहलाएगा। लेकिन आपसे अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि इस जगह पे कौन डोमिनेट करेगा, कौन डोमिनेट करेगा, VACPR डोमिनेट करेगा या NBPR डोमिनेट करेगा, हु विल डोमिनेट, अगर जो भी डोमिनेट करेगा उसके बेसिस पे इस थीटा में चेंज आएगा। VACPR डोमिनेट करेगा तो थीटा डिक्रीज हो जाएगा, NBPR डोमिनेट करेगा तो थीटा इंक्रीज हो जाएगा। इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम कंडीशन पे जो भी डोमिनेट करेगा उसके बेसिस पे थीटा जो है बॉन्ड एंगल हमें देखने को मिल जाएगा। क्लियर। देखिए, मैंने आपसे बोला किसी एक मॉलिक्यूल में, किसी भी मॉलिक्यूल में अगर VACPR डोमिनेट करता है, VACPR डोमिनेट करता है तो थीटा जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। यही बात की मैंने। अगर NBPR डोमिनेट कर रहा है तो थीटा इंक्रीज हो जाएगा।
क्लियर। अब इन्हीं के बेसिस पे इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हम लोग देखना चाहेंगे कि डोमिनेट कौन कर रहा है। तो एक एक करके पहले वी एस ई पी आर पढ़ लेंगे, वी एस ई पी आर डोमिनेट कैसे कर पा रहा है, उसकी कंडीशंस क्या क्या हैं। फिर एन बी पी आर को देख लेंगे कि एन बी पी आर डोमिनेट कैसे कर पा रहा है, उसकी कंडीशंस क्या है। तो आप लोग हेडिंग डाल लेंगे यहाँ पे वी एस ई पी आर, ठीक है, वी एस ई पी आर। अब वी एस ई पी आर में हम तीन चीज़ों को ध्यान से पढ़ेंगे। तीन चीज़ें कौन कौन सी? पहली, नेचर ऑफ रिपल्शन। नेचर ऑफ रिपल्शन यानी कि रिपल्शन कैसा हो रहा है, आप इसको टाइप ऑफ रिपल्शन भी लिख सकते हैं। नेचर को आप क्या लिख सकते हैं? टाइप ऑफ रिपल्शन भी लिख सकते हैं। सेकंड चीज़ हम इसके अंदर पढ़ेंगे बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल पे किस तरीके से फ़र्क पड़ रहा है, कौन कौन से फैक्टर बॉन्ड एंगल को चेंज करने की वजह से लग रहा है, या बॉन्ड एंगल किस वजह से चेंज हो रहा है। तीसरी चीज़ आएगी इसमें शेप एंड ज्योमेट्री। शेप और ज्योमेट्री की वजह से वी एस सी पी आर पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, या वी एस सी पी आर जो है शेप और ज्योमेट्री में कैसे बदलाव लाएगी। क्लियर है। सबसे पहला पॉइंट डालेंगे नेचर ऑफ रिपल्शन और उसी के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालें भाई सब, नेचर, या आप बोल दें इसको टाइप ऑफ रिपल्शन। क्लियर, ठीक। नेचर या टाइप ऑफ रिपल्शन में हम लोग क्या देखते हैं, जो रिपल्शन होगा, हम लोग अभी रिपल्शन की बात कर रहे थे, तो रिपल्शन जो होगा वो कहाँ पे होगा? इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो आप लिख लीजिएगा रिपल्शन, रिपल्शन टेक्स प्लेस, टेक्स प्लेस इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर। इनके बीच में, इलेक्ट्रॉन पेयर के बीच में हमें रिपल्शन देखने को मिलता है। अभी जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं ये कैसे कैसे होते हैं हमें पता है। इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो हैं वो कौन कौन से होंगे, देखो मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन पेयर। अब ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, मुझे पता है मेरे पास इलेक्ट्रॉन पेयर दो टाइप के। पहला तो हो गया लोन पेयर, कैसे हो गए भाई? लोन पेयर। और दूसरे हो गए मेरे पास में बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर, ठीक। अब इसके पहले स्टार्टिंग में मैंने आपसे बात की थी कि जो लोन पेयर होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहले से हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, हमें पता है कि लोन पेयर के दो टाइप कैसे कैसे होते हैं। पहला, जो स्टीरियो केमिकली, स्टीरियो केमिकली एक्टिव होते हैं, स्टीरियो केमिकली एक्टिव होते हैं। स्टीरियो केमिकली एक्टिव जो होंगे उनमें हमें नेट रिपल्शन देखने को मिलेगा, नेट रिपल्शन देखने को मिलेगा। दूसरे स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव लोन पेयर होंगे। स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव लोन पेयर हमें देखने को मिलेंगे, जिसमें कोई भी नेट रिपल्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब नेट रिपल्शन कहाँ देखने को नहीं मिलेगा उसका आप एग्जाम्पल देख लो। एग्जाम्पल हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं पहले ही, ड्रैगोज मॉलिक्यूल। ड्रैगोज मॉलिक्यूल इनमें रिपल्शन देखने को मिलता है क्या? नहीं देखने को मिलता। एग्जाम्पल में ड्रैगोज मॉलिक्यूल जैसे PH3 हो गया, है ना, ASH3 हो गया। और अगर ड्रैगोज मॉलिक्यूल नहीं है, मान लो अगर ड्रैगोज मॉलिक्यूल नहीं है, तो आप इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं नॉन ड्रैगोज मॉलिक्यूल। नॉन ड्रैगो मॉलिक्यूल भी ले सकते हो। अब वो नॉन ड्रैगो मॉलिक्यूल कौन कौन से होते हैं, ऐसे कौन से एग्जिस्टेंस में हमें देखने को मिलेंगे? नॉन ड्रैगो में आपको मिल जाएंगे BR6 -3, और कह सकते हैं TCl6 -2। ठीक है, ये हो गए आपके
नॉन रेगो मॉलिक्यूल, इनको थोड़ा ध्यान में रखना, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट होता है। बॉन्ड पेयर की अगर मैं बात करता हूँ, अगर बॉन्ड पेयर की मैं बात करता हूँ, तो बॉन्ड पेयर मेरे पास में दो टाइप के हो जाएंगे। एक बॉन्ड पेयर मेरे पास में हो जाएगा सिंगल बॉन्ड पेयर, ये सिंगल बॉन्ड पेयर जो मैंने अभी आपको ऊपर लिखवाया, मतलब सिंगली बॉन्डेड। और दूसरे बॉन्ड पेयर्स मेरे पास कैसे हो जाएंगे, एक हो जाएगा मेरे पास में डबल बॉन्ड पेयर और ट्रिपल बॉन्ड पेयर, जिनको आप अभी तक पढ़ते हुए आ रहे हैं एज अ मल्टीपल बॉन्ड पेयर्स, जिनको आप मल्टीपल बॉन्ड पेयर अभी तक बोलते हुए आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बेसिस पे हम कुछ ट्रेंड्स की बात करेंगे, मतलब ऐसे ट्रेंड्स देखेंगे जिसमें रिपल्शन और इफ़ेक्ट जो होगा बॉन्ड एंगल पे कैसा देखने को मिलेगा हमें, अलग अलग टाइप का, मतलब अलग अलग टाइप के ट्रेंड्स होंगे रिपल्शन के लिए, और उन्हीं के बेसिस पे बॉन्ड एंगल पे क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उसको हम लोग देखेंगे। तो हेडिंग डालिएगा, ये अभी रिपल्शन में ही पढ़ रहा है, टाइप ऑफ रिपल्शन में है ना, तो इसी के अंदर हेडिंग डाल के चलना, ट्रेंड्स ऑफ रिपल्शन, ट्रेंड्स ऑफ रिपल्शन एंड इफेक्ट ऑन बॉन्ड एंगल्स। चलिए, मैं आपसे कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ यहाँ पे, और उन एग्जांपल के बेसिस पे आपसे आगे बात करेंगे। जैसे ए जेड बी बी और ये बीच में आ गया थीटा। दूसरा एग्जांपल ए डबल बॉन्ड जेड, ये बी और ये आ गया थीटा। एक एग्जांपल लीजिए ए, इसमें लीजिए लोन पेयर, एक गलत बन गया, इसमें आप लीजिए लोन पेयर, ये बी और ये थीटा। एक एग्जांपल में ए ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया बी, ये हो गया बी, ये हो गया थीटा। आप इसको नंबर देंगे थीटा 1, ये थीटा 2, ये थीटा 3 और ये थीटा 4। ठीक है, क्लियर हो गया माइंड में। चलिए, अभी जो हम लोगों ने ऊपर बात की थी कि लोन पेयर में ज़्यादा रिपल्शन होता है कंपैरेटिवली टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर में, तो ऐसा होता क्यों है, किस वजह से होता है, यहाँ पे जो थीटा है ये कैसे डिक्रीज ज़्यादा होता है लोन पेयर में, बॉन्ड पेयर में। तो आप इस चीज़ को थोड़ा सा नोटिस करना। अभी जो मैंने आपको मल्टीपल बॉन्ड और लोन पेयर के बीच में इलेक्ट्रॉन पेयर्स का जिक्र किया था, उसको थोड़ा देख के समझना। अगर मैं यहाँ पे देखूँगा तो जेड जो है, ये जो बॉन्ड यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको, तो आप क्या कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन तो इसका होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा। तो मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ क्या, ए, ये एक इलेक्ट्रॉन मैंने बनाया, ये बी और ये थीटा 1। इसको देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो बॉन्ड पेयर्स हैं यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स इसके होंगे, दो इलेक्ट्रॉन्स इसके होंगे। तो मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ इसको, मतलब ये लोन पेयर के फॉर्म में आ गया ना। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है। बॉन्ड जब फॉर्मेशन होता है तो वो जो ऑर्बिटल होता है ना वो थोड़ा खिंच जाता है, क्या होता है, खिंच जाता है। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बनाऊंगा, ऐसे थोड़ा सा लंबे शेप में। ठीक, और यहाँ पे आप देखो, ये तो पहले से ही लोन पेयर है। अब लोन पेयर हमको पता है जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनके अंदर परसेंटेज कैरेक्टर हमें क्या देखने को मिल रहा है, ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ये जो शेप होता है ये स्पेरिकल हो जाता है, ऐसा स्पेरिकल सा, ऐसा स्पेरिकल सा हो जाता है। ये बी और ये थीटा 3।
और यहाँ अगर अपन देखें ए, इसमें बोल दूँ मैं कि 3 इलेक्ट्रॉन इसके हैं और 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके हैं कुछ इस तरीके से, तो मैं कुछ ऐसे बना दूँ, 3 इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे कुछ शो कर सकता हूँ, और ये θ4 हमें देखने को मिल गया। अब आप एक चीज़ मुझे बताना कि ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसको क्या बहुत ज़्यादा रिपेल कर सकता है? आप कहेंगे नहीं, बहुत कम रिपेल करेगा, यानी कि ये जो थीटा है, ये जो थीटा है, ये सिंपली स्लाइटली डिक्रीज होगा, स्लाइटली डिक्रीज होगा। ठीक है, बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम देखने को हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। सेकेंडली, अगर मैं आपसे बात करूँ कि ये जो डबल बॉन्ड हमें देखने को मिल रहे हैं, ये जो डबल बॉन्ड हमें देखने को मिल रहे हैं, इसके अंदर ये जो ऑर्बिटल है ये थोड़ा खिंचा हुआ है, यानी कि परसेंटेज कैरेक्टर कम है, तो ये जो रिपल्शन है ये थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा इस लोन पेयर से। आप कहेंगे ठीक है, तो थीटा जो है वो ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे परसेंटेज कैरेक्टर ज़्यादा है, लोब साइज बढ़ गई है, रिपल्शन और ज़्यादा होगा, रिपल्शन और ज़्यादा होगा, तो मैं कहूँगा थीटा जो है ज़्यादा डिक्रीज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। इस वाले केस में देखें, 3 3 इलेक्ट्रॉन मिलके धका रहे हैं, बढ़िया, साइज और ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा रिपल्शन है, बहुत ज़्यादा रिपल्शन हमें देखने को मिलेगा इसके अंदर। तो ज़्यादा रिपल्शन यानी कि इस थीटा का साइज जो है वो और ज़्यादा डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर हो गया? इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि देखिए, जो ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं, जो ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं वो ज़्यादा रिपल्शन शो करते हैं कंपैरेटिवली टू लोन पेयर, कंपैरेटिवली टू लोन पेयर, इससे ज़्यादा रिपल्शन इसी का है ना। लेकिन ये जो लोन पेयर आपको देखने को मिल रहा है, ये तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का है ना, इसको हमने थोड़ा सा स्ट्रेची बनाया, खींच के बनाया, परसेंटेज कैरेक्टर कम दिए हैं, तो साइज जो है वो लोन पेयर से थोड़ा सा परसेंटेज कैरेक्टर के मामले में स्फेरिकल कम है, खिंचा हुआ है। ठीक है, बॉन्ड लेंथ जो है वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली इसके, ये स्पेरिकल शेप में ज़्यादा है, इसलिए लोन पेयर। फिर कौन सा आ जाएगा हमारे पास में? डबल बॉन्ड। फिर कौन सा आ जाएगा? सिंगल बॉन्ड। क्लियर है माइंड में कि लोन पेयर मोस्टली क्या होता है, लोन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच में ही दिक्कतें आती हैं, कन्फ्यूजन आता है कि लोन पेयर ज़्यादा रिपल्सिव होगा या डबल बॉन्ड ज़्यादा रिपल्सिव होगा। यहाँ तक आई थॉट आपको क्लियर हो गया होगा कि लोन पेयर और डबल बॉन्ड के बीच में ज़्यादा रिपल्सिव फोर्स कौन यूज़ करता है? लोन पेयर। लोन पेयर ज़्यादा रिपल्सिव होता है। क्लियर? तो हम ये कह सकते हैं कि अगर रिपल्शन कम होगा, रिपल्शन कम होता जाएगा, तो थीटा क्या होगा? कम डिक्रीज होगा। तो मैं आपसे बोलूँ कि अगर मैं लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ, लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहा हूँ, तो रिपल्शन कैसा हो रहा है? रिपल्शन डिक्रीज हो रहा है। रिपल्शन अगर डिक्रीज हो रहा है तो मैं कह सकता हूँ कि थीटा जो है वो लेस डिक्रीज होता जाएगा, मतलब डिक्रीमेंट जो होगा, इसका डिक्रीजिंग पावर जो होगी वो कम होती चली जाएगी अगर रिपल्शन जो है वो कम होता चला जाएगा। तो ऐसा अगर हमें देखने को मिल रहा है कि अगर रिपल्शन जो है वो कम होता जा रहा है, तो थीटा का एंगल जो है वो धीरे धीरे जो है कम ही रहेगा, कम तो होगा, रिपल्शन तो लगेगा बट कम रिपल्शन लगेगा, जिसकी वजह से थीटा जो है वो कम डिक्रीज होगा। क्लियर हो गया? अब अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि आप मुझे ये बताओ कि इस रिपल्शन के इफ़ेक्ट से लोन पेयर और मल्टीपल बॉन्ड पेयर में क्या फ़र्क पड़ेगा, या इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हमें देखने को मिलेगा। तो आप लोग बस सिंपली एक हेडिंग डालना, छोटी सी हेडिंग डालेंगे, छोटे से हमें समझ में आ जाएगा। डिफरेंस इन बिटवीन, डिफरेंस इन बिटवीन इफेक्ट ऑफ रिपल्शन, इफेक्ट ऑफ रिपल्शन ऑफ लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड पेयर। ठीक है, लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड पेयर। मैंने आपसे बोल दिया कि आप एक मॉलिक्यूल ले लीजिए, कोई भी एक मॉलिक्यूल लो, कुछ इस तरीके का दिखने वाला। ठीक है, आपने कुछ एक मॉलिक्यूल यहाँ पे ले लिया, इसको आप डिस्टिंग्विश करो तो
डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स है। आप इसको डिस्टिंग्विश करो दो डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल से। जैसे एग्जांपल ए, ये डबल बॉन्ड जेड, ये बी, ये बी, इनके बीच में जो एंगल है ये हो गया थीटा, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल, इसको मैं फाई मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ लूँगा मैं ए, ये हो गया मेरे लिए लोन पेयर, ये बी, ये बी, इनके बीच का एंगल थीटा। क्लियर? और ये फाई। मानू कि नहीं मानू? नहीं मान सकते। क्यों नहीं मान सकते, उसका रीज़न आप मुझे बताइए। देखिए, लोन पेयर एक्चुअली है क्या? लोन पेयर एक्चुअली है क्या? लोन पेयर तो एक हवा है, दिखना नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मैं अगर आपसे ऊपर बात करता हूँ, ऊपर अगर मैं बात करता हूँ, तो आपको ये पता है कि इनके बीच में लगने वाले रिपल्शन की वजह से ये थीटा क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ये जो बॉन्ड एंगल है, ये जो बॉन्ड एंगल है, कुछ बॉन्ड एंगल, सम बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस, इतना हमें क्लियर है। और दूसरा, ये जो बॉन्ड एंगल होगा Z और B, ये वाला जो बॉन्ड एंगल होगा, हम ये कह सकते हैं एंड सम बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। ये वाला डिक्रीज हुआ, ये वाला इंक्रीज हुआ। क्लियर आ रहा है समझ में? यहाँ पे ये जो रिपल्शन लग रहा है, ये जो रिपल्शन लग रहा है, इसकी वजह से तो ये इंक्रीज हो रहा है। और यहाँ पे जो रिपल्शन आया जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड एंगल था, ये कैसा हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। सेम एज मैं बोल सकता हूँ, ये वाला जो एंगल था ये इंक्रीज है, और ये वाला जो बॉन्ड एंगल था ये क्या है? डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे दो तरीके के बॉन्ड एंगल हमें देखने को मिलेंगे, कुछ बढ़ेंगे, कुछ घटेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा इस कंडीशन पे, तो मैं ये कह सकता हूँ कि बॉन्ड एंगल जो है, बॉन्ड एंगल ओनली डिक्रीजेस। क्यों बोला ऐसा मैंने? क्योंकि ये रिपल्शन जो है, ये जो रिपल्शन लग रहा है, ये एक हवा है एक तरीके से। लोन पेयर विजिबल थोड़ी ना है, इसको हम लोग देखेंगे थोड़ी ना। एक जो स्ट्रक्चर होगा, हमारे सामने स्ट्रक्चर है, अगर वहाँ पे कुछ फील्ड, एक फोर्स, एक चीज़ ऐसी आ रही है जो फोर्स जिस चीज़ से दब रहा है, अब कोई हवा है, हवा किसी चीज़ को दबाएगी, तो आप ये थोड़ी ना देख पाएंगे वो हवा आ कहाँ से रही है स्पेसिफिकली। ठीक है, अगर अभी भी समझ में नहीं आता तो एग्जाम्पल देखो। एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से पिक्चर जो है आपकी क्लियर हो जाएगी। एग्जाम्पल देखना, मैंने लिया एक कार्बन, ये हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। ठीक है, ये नाइट्रोजन, ये लोन पेयर, ये हाइड्रोजन, 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 ये फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड O, ये F लगाया, ये F, और ये F फ्लोरीन लगाया। क्लियर? अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ये जो एंगल है, ये जो एंगल है, इसको आप θ1 कह दीजिए, इस एंगल को θ2 कह दीजिए, इस एंगल को θ3 कह दीजिए, और ये जो एंगल है इसको आप θ4 कह दीजिए। क्लियर हो गया माइंड में? अब आपको इन्हें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थीटा के उसमें जमाना है। आप मुझे बताइए θ1, θ2, θ3 और θ4 जो है, इनको आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो है जमाने की कोशिश कीजिए। तो अगर हम लोग देखें, थोड़ा ध्यान देना, ये जो θ1 है मेरे पास, ये जो θ1 है मेरे पास में, मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि ये 109 डिग्री 28 मिनट्स का है। क्लियर? क्योंकि जो भी रिपल्शन है वो तो इक्वलेंट ही है। तो ये जो एक एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड वैल्यू है थीटा की, वो आ रही है 109 डिग्री 28 मिनट्स की। ठीक, वहीं अगर θ2 की मैं बात करता हूँ, तो देखो ये रिपल्शन आता है, ये रिपल्शन आता है, जिसकी वजह से ये थीटा क्या होगा? डिक्रीज होगा। थीटा क्या होगा? डिक्रीज होगा। अब थीटा अगर डिक्रीज होगा तो मैं कह सकता हूँ कि ये
109 डिग्री 28 मिनट से कम होगा। ये जो थीटा होगा ये क्या होगा, कम होगा किससे, 109 डिग्री 28 मिनट से। वहीं अगर मैं इस थीटा की बात करता हूँ दैट इज़ थीटा 3, तो आप देखो रिपल्शन है, ये तो ज़्यादा रिपल करेगा कंपेरेटिवली डबल बॉन्ड, जो कि हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, लोन पेयर का रिपल्शन ज़्यादा कंपेरेटिवली टू डबल बॉन्ड। यहाँ पे मैं आपसे बोलूँ कि इस थीटा 3 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये थीटा क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। यानी कि ये जो थीटा होगा, थीटा ये 2 था और ये 3 है, थीटा 3 जो है वो भी कम होगा 109 डिग्री 28 मिनट से। बट अगर मैं थीटा 4 की बात करता हूँ तो ये जो रिपल्शन लग रहा है जिसकी वजह से थीटा 4 की वैल्यू जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। थीटा 4 की वैल्यू इंक्रीज़ हो रही है, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि थीटा 4 की वैल्यू ज़्यादा होगी 109 डिग्री 28 मिनट से। क्लियर। और इन्हीं को अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाता हूँ तो मेरे पास में रिजल्ट आएगा थीटा 4 सबसे ज़्यादा, फिर थीटा 1, फिर थीटा 2, सॉरी थीटा 3 और फिर थीटा 2। ये हो गया भाई डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनकी वैल्यूएशन। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे हम लोगों ने रिपल्शन भी पढ़ा, टाइप ऑफ रिपल्शन भी देखा, और साथ में बॉन्ड एंगल पे इफेक्ट भी देखा, जो कि हम लोगों ने ऊपर के 2 पॉइंट्स में पढ़ते हुए आए। ये वाले, ये जो 2 पॉइंट्स थे हमारे पास में, ये रिपल्शन का टाइप भी देखा और बॉन्ड एंगल के ऊपर लगने वाला इफेक्ट भी देखा। लेकिन अगर मैं VACPR में बॉन्ड एंगल को देखूंगा तो उस बॉन्ड एंगल के भी कुछ रूल्स होंगे जिन्हें आपको पढ़ना है। अभी कुछ ऐसे रूल्स होंगे जिनको आपको अभी पढ़ना है, तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा क्लियरली, रूल ऑफ बॉन्ड एंगल। कुछ रूल्स हैं जिनको आपको पढ़ना है और उन्हीं रूल्स को फॉलो करके VACPR के अकॉर्डिंग आपको चलना है, अकॉर्डिंग टू VACPR, रूल ऑफ बॉन्ड एंगल अकॉर्डिंग टू VACPR। VACPR के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे रूल्स होंगे बॉन्ड एंगल के लिए जिनको आप समझें अभी। सबसे पहला रूल जो है, फर्स्ट रूल जो है, रूल 1, ठीक है, यहाँ आप लिखें रूल 1। रूल 1 में हम क्या देखेंगे वो देखें। रूल 1 कहता है कि जो बॉन्ड एंगल होता है, जो बॉन्ड एंगल होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या बोला मैंने, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। बॉन्ड एंगल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। लोन पेयर जितने ज़्यादा होंगे सेंट्रल एटम पे, उसमें बॉन्ड एंगल ज़्यादा डिक्रीज होगा। हमें पता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर का जो रिपल्शन है वो ज़्यादा होता है, तो जितने ज़्यादा लोन पेयर होंगे, मतलब पहले तो लोन पेयर में रिपल्शन लगेगा, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन लगेगा, जिसकी वजह से हम लोग क्या देखेंगे, बॉन्ड एंगल कम होता चला जाएगा। लेकिन लेकिन यहाँ कंडीशंस भी होती हैं। क्या होती हैं, कंडीशंस होती हैं। तो कंडीशंस से पहले आप सुन लीजिए, कंडीशंस कौन कौन सी हैं, किस कंडीशन पे ये चीज़ होनी पॉसिबल है। अगर इन कंडीशंस पे नहीं होगी तो ये वाला जो हम चीज़ देख रहे हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला केस, ये नहीं लगेगा, ये रूल वहाँ पे अप्लाई नहीं होना। कंडीशन आप देखो, कंडीशन कहती है कि हाइब्रिडाइजेशन जो है, हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। जितने भी आप मॉलिक्यूल में देख रहे हो सबका हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये पहले कंडीशन है। सेकंड कंडीशन क्या कहती है, NBPR जो है, NBPR जो है वो एब्सेंट होना चाहिए, शुड बी एब्सेंट। NBPR जो है वो एब्सेंट होना चाहिए। इसके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल तो भर भर के भाई, देखो एग्जाम्पल ध्यान से देखना। मैंने यहाँ लिया CH4, ये लिया NH3, ये लिया H2O, ठीक है। इनका हाइब्रिडाइजेशन चेक करो। हाइब्रिडाइजेशन आप बोलो सर sp3 sp3 sp3।
नंबर ऑफ लोन पेयर बताओ अब। नंबर ऑफ लोन पेयर CH4 पे कितने होंगे? 0। NH3 पे 1, H2O पे 2। तो ये हो गई आपकी हाइब्रिडाइजेशन, ये हो गया आपका लोन पेयर। अब आप मुझे बताओ कि अगर मैं लेफ़्ट से राइट को जाता हूँ, लेफ़्ट से राइट की तरफ अगर मैं जाता हूँ, तो बॉन्ड एंगल जो है मेरा वो इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़? बॉन्ड एंगल इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़? भाई ध्यान से देखो, लेफ़्ट से राइट जाने पे नंबर ऑफ लोन पेयर बढ़ रहे हैं सेंट्रल एटम पे। तो नंबर ऑफ लोन पेयर अगर सेंट्रल एटम पे बढ़ेंगे तो बॉन्ड एंगल क्या होगा? डिक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एंगल इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। ठीक है, आइए भाई रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2, रूल 2 हमें क्या सिखाता है? रूल 2 हमें बताता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। आ गई कंडीशन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। अब कंडीशंस क्या क्या होंगी इसमें? कंडीशन वही होंगी, सेम होंगी, कुछ चीज़ें ऐड होती जाती है बस। पहली कंडीशन, हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो सेम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, NBPR जो है, NBPR शुड बी एब्सेंट। ठीक है, प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, शुड बी एब्सेंट। ऊपर प्रेजेंट तो नहीं लिखवाया मैंने, हाँ, शुड बी एब्सेंट। थर्ड केस में नंबर ऑफ लोन पेयर, ये इंपॉर्टेंट है। नंबर ऑफ लोन पेयर, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम सेम होना चाहिए। लोन पेयर जो होंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर सेंट्रल एटम पे सेम होना चाहिए। और एक और कंडीशन, प्रेजेंट भी होने चाहिए, ऐसा ना हो कि एब्सेंट हो जाए। एंड शुड बी प्रेजेंट, प्रेजेंट भी होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वहाँ पे लोन पेयर नहीं है तो बस हो गया काम, नहीं, प्रेजेंट भी होने चाहिए। कि हाँ भाई सब पे 0 0 लोन पेयर, प्रेजेंट ही नहीं है, हो गया काम, नहीं, वो वाला मामला नहीं। ठीक है, लोन पेयर होना भी ज़रूरी है और नंबर ऑफ लोन पेयर सेम भी होना चाहिए सेंट्रल एटम पे सबके। एग्जाम्पल लो, पहला NF3, PF3, ASF3। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बताओ भाई, हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp3। नंबर ऑफ लोन पेयर बोलो, 1 1 और 1। अब देखो, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गई, नंबर ऑफ लोन पेयर भी सेम हो गए। पहला रूल तो नंबर ऑफ लोन पेयर के बेसिस पे था, सेकंड रूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ गई। तो अगर अगर नंबर ऑफ लोन पेयर सेम हो गए तो अब आप किस चीज़ से देखेंगे? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी से देखेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट जाता हूँ, भाई लेफ़्ट टू राइट जाऊँगा तो मुझे पता है NF3, फिर PF3, फिर ASF3। बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा किसका? NF3, फिर PF3, फिर ASF3। ठीक है, क्लियर है माइंड में? जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ही ज़्यादा बॉन्ड एंगल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। ठीक है, आओ भाई तीसरे रूल पे, रूल नंबर 3। रूल 3 ये क्या कह रहा है? ये रूल कहता है बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम्स। ऊपर क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल। यहाँ पे पढ़ रहे हैं
बॉन्ड एंगल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम, मतलब सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बढ़ेगी तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा भाई, कम हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो कंडीशंस लग रही हैं उन कंडीशंस को देखो। पहली कंडीशन वही होनी चाहिए, हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए। बस कुछ एड ऑन्स हो जाते हैं, बाकी कंडीशंस वही रहती हैं। हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया, NBPR जो है वो एब्सेंट होना चाहिए। तीसरा जो हमने पढ़ा था, नेचर या नंबर ऑफ लोन पेयर सेंट्रल एटम पे प्रेजेंट भी होना चाहिए और सेम भी होना चाहिए। सेम नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम एंड शुड बी प्रेजेंट। एक कंडीशन जो इसके अंदर लगनी है, यानी कि सेंट्रल एटम का नेचर भी जो है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, सेंट्रल एटम का भी नेचर जो है वो सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल देखो, ये ऑक्सीजन, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। इनके बीच का एंगल थीटा, इनके बीच का एंगल थीटा। इसको मैं कह दूं थीटा 1, इसको मैं कह दूं थीटा 2। ठीक है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन, इसका sp3, इसका भी sp3। हाइब्रिडाइजेशन सेम, नंबर ऑफ लोन पेयर सेम, लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सराउंडिंग एटम डिफरेंट। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर सराउंडिंग एटम का है तो हम क्या बोलेंगे, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या, सराउंडिंग एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो बॉन्ड एंगल कम। क्लियर। तो मैं आपसे ये कह दूं कि थीटा 1 जो है वो थीटा 2 से ज़्यादा है, ये कह सकते हैं ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी ज़्यादा है तो बॉन्ड एंगल इनका क्या, कम। ठीक है, थीटा 1 का एंगल ज़्यादा कंपेरेटिवली टू थीटा 2। क्लियर हो गई माइंड में बात। अब अगर जो मैंने आपसे ऊपर एक बात कही थी उसको भी आप नोट कर लो, वरना आप जो है भूल जाएंगे और गड़बड़ी कर देंगे, तो नोट डाल लेना। मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, जैसे ABN, AXN, PXN, YXN। ठीक है, अब अगर मैं इन सब में देखूँ, इन सब में इनका हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, सेम है, कह सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन सेम है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि नंबर ऑफ लोन पेयर जो है, नंबर ऑफ लोन पेयर जो है वो ज़ीरो है। अगर नंबर ऑफ लोन पेयर ज़ीरो हो गए, जहाँ नंबर ऑफ लोन पेयर ज़ीरो हो गए, समझ जाना कि ऑल हैव सेम बॉन्ड एंगल, सभी के सेम बॉन्ड एंगल हो जाएंगे, क्योंकि रिपल्शन लग कहाँ से रहा है। एक एग्जांपल आपने किया था 109 डिग्री 28 मिनट्स का, अगर वहाँ पे लोन पेयर नहीं था तो एक्सपेरिमेंटली वैल्यू sp3 टेट्राहाइड्रल के लिए क्या आई थी, 109 डिग्री 28 मिनट्स। अगर लोन पेयर होगा ही नहीं, रिपल्शन होगा ही नहीं, और जब रिपल्शन ही नहीं होना तो बॉन्ड एंगल में चेंज नहीं होना। इसका मतलब सारे के सारे जो मॉलिक्यूल हमें देखने को मिल रहा है, अगर इनके पास लोन पेयर नहीं है तो रिपल्शन नहीं होना। क्लियर हो गया। जब लोन पेयर नहीं, रिपल्शन नहीं है यहाँ पे, और रिपल्शन नहीं तो सबके बॉन्ड एंगल की अ, जो भी बॉन्ड एंगल्स होंगे सबके वो सेम होंगे। और यहाँ पे ध्यान रखना, टेट्रा sp3 की बात कर रहा हूँ, हाइब्रिडाइजेशन सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो हमने पढ़ा, ये पढ़ा VSEPR के लिए। ये जो रूल्स पढ़े हमने, ये पढ़े VSEPR के लिए। हाइब्रिडाइजेशन हमने इसके अंदर चेक कर ली। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि NBEPR जो है वो कब डोमिनेट करेगा।
NBEPR कब डोमिनेट करेगा। क्या देखना है अब कि NBEPR कब डोमिनेट करेगा, तो हेडिंग डाल लो। हेडिंग डालेंगे व्हेन NBEPR डोमिनेट्स। ठीक, पहली कंडीशन देखना, पहला हाइब्रिडाइजेशन जो है कब डोमिनेट करेगा, NBEPR देखना। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम शुड बी sp3। ठीक, हाइब्रिडाइजेशन जो होगी सेंट्रल एटम की वो sp3 होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे देखो, मैं आपसे बोलता हूँ ये बताओ आप, ये लीनियर शेप है 180 डिग्री। अब भाई 180 डिग्री में आप NBEPR को डोमिनेट कैसे करवाओगे? NBEPR का लगने का ही सवाल नहीं है। जो आपस में रिपल्शन होना चाहिए था, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, पहले ही वो इतनी दूर दूर है, रिपल्शन कैसे करेंगे? वैसे ही 120 की अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पे ये 120 डिग्री, यहाँ पे भी बहुत दूर दूर है ना? यहाँ पे भी बहुत दूर दूर है। sp3 के अंदर हम देखते हैं 109 डिग्री, 109 डिग्री के आसपास अगर होगा या उससे कम होगा तो NBEPR वहाँ पे लागू होगा। क्लियर है? सेकंड पॉइंट NBEPR का, सराउंडिंग एटम सराउंडिंग एटम्स, या अगर अपन बोल दें ग्रुप्स, सराउंडिंग एटम, या अगर मैं बोल दूं ग्रुप्स, शुड बी लार्ज, वो लार्ज होने चाहिए, शुड बी लार्ज। अब लार्ज कैसे, सराउंडिंग एटम लार्ज कैसे, वो भी आप देखना। अगर मैं सराउंडिंग एटम्स की बात करता हूँ ऑर्गेनिक ग्रुप से, ऑर्गेनिक एटम्स या ग्रुप की बात करता हूँ, तो मैं एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे CH3 ले लो, PH, COOH ले लो, NH2 ले लो। ठीक है, बड़े बड़े कंपाउंड। इनऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूँगा, अगर इनऑर्गेनिक की मैं बात करूँगा तो आपको इन्हें लेना है थर्ड पीरियड और उनसे आगे या ऑनवर्ड्स। क्लियर? थर्ड पीरियड के होना चाहिए, उससे बड़े। एग्जाम्पल ले लो, Br, I, SH, SR एट्सेट्रा। ठीक, एग्जाम्पल देखो इसके लिए एग्जाम्पल देखो, यहाँ समझ में आएगा। मैं आपसे कहता हूँ कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। देख, BCl3, देखना भाई, अब आप मुझे बताओ कि NBEPR कहाँ डोमिनेट करेगा। ठीक है, देखो ध्यान से, NH3 है। मैंने आपसे सबसे पहले ये बोला कि हाइब्रिडाइजेशन जो है वो सेंट्रल एटम का sp3 होना चाहिए। ठीक है, sp3 है, क्लियरली दिख रहा है। लेकिन सराउंडिंग एटम जो है हमारे पास में, सराउंडिंग एटम या जो ग्रुप थे वो थर्ड पीरियड से कम के हैं, तो NH3 में तो NBEPR डोमिनेट नहीं होना। OCl2 में देखो, ये OCl2 जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन रख रहा है, और ये थर्ड पीरियड से बिलोंग कर रहा है, Cl कर रहा है। यहाँ पे NBEPR डोमिनेट करना चाहिए। NR3 की बात करो, नाइट्रोजन, NR3, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, R3 देखो ऑर्गेनिक ग्रुप जुड़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाला भी NBEPR डोमिनेशन दिखाएगा। BCl3 की अगर मैं बात करूँ, ये थोड़ा यूनिक है, इसको आप कैंसिल आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ज्योमेट्री ही sp2 रख रहा है भाई। हमने क्या बोला, सबसे पहला पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्या होनी चाहिए, sp3 होनी चाहिए। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन कैसी है, sp2
टू है। ठीक, इसी में एक और एग्जांपल लो, अगर मैं आपसे कहता हूँ NF3 OF2 CH2Cl2 और COCl2। अब बताओ, सोचो और बताओ। NF3 नहीं करेगा, OF2 नहीं करेगा, CH2Cl2 कर लेगा और COCl2 नहीं करेगा। क्यों? sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ठीक है, एक और एग्जांपल अगर आपके मतलब मन में अगर थोड़ा सा भी डाउट रह जाए तो ध्यान रखना, ये ले रहा हूँ मैं CCl4। अब ये CCl4 करेगा NBPR डोमिनेट या नहीं? तो आपका आंसर आना चाहिए नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जितना भी NBPR लग रहा होगा वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। NBPR कैंसिल ईच अदर, एक दूसरे का NBPR ही कैंसिल हो जाएगा जस्ट ड्यू टू ये जो कार्बन का ये जो ऐसे ये बनाओगे ना, ये तो इनके जो लोन पेयर्स होंगे ना, ये ऐसे, ये जो आपस में रिपल्शन शो करेंगे वो इक्विवेलेंट अमाउंट में करेंगे रिपल्शन शो। कैसे इक्विवेलेंट अमाउंट में रिपल्शन शो करेंगे? ये यहाँ पे ये 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 जो आपस में रिपल्शन आएगा ना, ये इक्विवेलेंट अमाउंट में आना है। ये NBPR कौन से होते हैं? नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन, ये वाले। ये आपस में ही एक इक्विलिब्रियम कंडीशंस ले आएंगे ना, तो NBPR जो है वहाँ पे लगना ही नहीं। क्लियर हो गया? यहाँ तक क्लियर है? देखो, अगर आपको ये चेक करना है कि बॉन्ड एंगल किस किस के होंगे, कैसे कैसे होंगे, या बॉन्ड एंगल आपको पता करना है और ये जानना है कि किस पे VSEPR लग रहा है, किस पे NBPR लग रहा है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या चेक करना है वो देख लो। सबसे पहले आप क्या चेक करेंगे? चेक हाइब्रिडाइजेशन, चेक हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम। सबसे पहले तो सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो कि वो sp है या वो sp2 है, sp3 है, या वो ड्रैगो मॉलिक्यूल, या वो ड्रैगो मॉलिक्यूल। क्लियर हो गया? अब देखो, अगर sp2 है, sp की तो हम लोग बात ही नहीं करेंगे, sp तो यहाँ पे होना ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि sp के अंदर तो हम लोग देखेंगे ही नहीं कि वहाँ पे जो है कोई रिपल्शन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि रिपल्शन होना ही नहीं है sp में। sp2 की अगर हम लोग बात करते हैं तो NBPR तो यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। पहले ही पॉइंट पड़ा था NBPR डोमिनेशन के अंदर कि भाई सेंट्रल एटम जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ही होना चाहिए। sp2 है तो आप क्या देखेंगे? यहाँ पे अप्लाई कर देंगे VSEPR। क्या अप्लाई कर देंगे? VSEPR अप्लाई कर देंगे। और VSEPR अप्लाई करेंगे तो ऐसा नहीं कि बस चेक कर लिया VSEPR देख लिया बस बात खत्म, नहीं, यहाँ पे सारे रूल डाल देना। रूल्स के हिसाब से चलना। रूल नंबर 1 देखो, फिर रूल नंबर 2 देखो, नहीं आ रहा तो फिर रूल नंबर 3 देखो। और अगर इन तीनों से नहीं आ रहा तो नोट देख लेना भाई, जो नोट अभी अपन ने देखा था लोन पेयर वाला। लोन पेयर होना चाहिए, नहीं होगा तो यहाँ पे केस बिगड़ जाएगा। क्लियर है? अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो हमें पता है, आप चेक कर लेना NBPR डोमिनेट कर रहा है या नहीं। NBPR डोमिनेट कर रहा है या नहीं? अगर NBPR से भी समझ में नहीं आता तो यहाँ पे VSEPR देख लेना। VSEPR के अंदर क्या देखोगे? रूल्स, रूल के हिसाब से चलना। रूल 1 2 3। क्लियर? ड्रैगोज मॉलिक्यूल की अगर बात कर लूँ तो ड्रैगोज मॉलिक्यूल के अंदर NBPR नहीं होना, VSEPR, और फिर उनके रूल देख लें। इससे आप क्लियरली अंदाज़ा लगा लो कि बॉन्ड एंगल जो है वो किस में कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है। ठीक है, देखो, अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो एग्जांपल देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। मैं लेता हूँ OF2। ठीक है, मैंने लिया H2O, मैंने लिया Cl2O। क्लियर? तीनों की अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करता हूँ तो ये sp3, ये sp3 और ये sp3। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ पहले तो, अगर sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो हम लोग क्या देखेंगे सबसे पहले कि NBPR कहाँ डोमिनेट कर रहा है।
इसके अंदर NBPR डोमिनेट कर रहा है क्या? नहीं। इसमें नहीं, लेकिन इसमें हाँ, NBPR डोमिनेट किस में कर रहा है? Cl2O। अब जिनमें नहीं कर रहा है आप उसमें VACPR थ्योरी लगाओ, VACPR लगाओ, यहाँ पे ये VACPR लगाओ। VACPR के हिसाब से तीनों के रूल देखो, रूल 1 इसका देखो, रूल 1 इसका देखो, इसका 2 इसका 3, इसके बेसिस पे देखो। क्लियर? एग्जाम्पल देखो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ NH3, BF3, PH3। यहाँ पे आप अब पूरा क्लियर हो जाएगा, जो सार अपन लोगों ने अभी तक पढ़ा पूरा यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। H2O, OCl2, BeCl2। अब आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना, बॉन्ड एंगल की कंपैरिजन करना है। क्या करना है? बॉन्ड एंगल कंपैरिजन करना है, और बॉन्ड एंगल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी जमाना है। सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल जिसका होगा वो सबसे पहले, और सबसे कम वाले को सबसे आखिरी में। क्लियर? ध्यान से देखना। NH3 की बात करो, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, BF3 में हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो गया। PH3, अरे हाइब्रिडाइजेशन क्यों देखना भाई, ड्रैगो है, ड्रैगो मॉलिक्यूल पता है ना। H2O sp3, OCl2 sp3, BeCl2, बताओ ये क्या है, क्या है ये? sp हाइब्रिडाइज्ड है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा? हमने क्या पढ़ा? बॉन्ड एंगल के बेसिस पे हमने बोला था sp का बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा, फिर sp2, फिर sp3, और फिर ड्रैगो में देखो। ठीक है, फिर क्या देखो? ड्रैगो में। बताओ भाई, BeCl2 sp हाइब्रिडाइज्ड 180 डिग्री। क्लियर? क्लियर हो गया? तो मैं यहाँ लिख लूँ BeCl2। फिर BeCl2 के बाद में कौन आना चाहिए? NH3 या BF3? NH3 या BF3? भाई तो हमें ये पता है, यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को भी देखेंगे। BF3 का क्या था? sp2। NH3 का क्या है? sp3। क्लियर? यही हो गया, मत जाओ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। फिर देखो, अब ये sp2 sp3 हो गया, अब ये sp3 है, ये sp3 है, और ये sp3 है, तीनों sp3 हैं। पहले कौन आएगा? पहले वो आएगा जो कि NBPR डोमिनेशन दिखाएगा। NBPR डोमिनेशन किस में दिखेगी? OCl2 में दिखेगी। अब ये sp3 बचा और ये sp3 बचा। अब जब दोनों की हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गई तो हमें पता है VACPR के अंदर, VACPR के अंदर जो हम लोगों ने सेकंड रूल देखा था वो देखा था सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो भैया बताओ, सेंट्रल एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उसके बेसिस पे भी तो हम कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज़्यादा होगी, बॉन्ड एंगल उसका ही ज़्यादा होना है। बॉन्ड एंगल किसका? उसी का ज़्यादा होना है। तो NH3 और H2O। ठीक है, लेकिन 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 भैया सबसे पहला रूल अप्लाई करना है, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम। लोन पेयर जिसके पास ज़्यादा, बॉन्ड एंगल उसका उतना ही कम। NH3 के पास एक लोन पेयर है, H2O के पास दो दो लोन पेयर हैं, इसलिए पहले कौन? NH3। फिर कौन? अगला केस किसका? H2O। ठीक है, फिर सबसे लास्ट में कौन बचा? PH3। यहाँ पे अगर कंफ्यूज हुए हो तो देख लो कि कहाँ गड़बड़ी हुई तुमसे। कैसे बोला मैंने? यहाँ पे ले दे के सीधे सेकंड रूल पे जंप मत लगाना। अभी मैंने कंफ्यूज कर दिया था सेकंड रूल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को बोल के, है ना, कंफ्यूज कर दिया था। सबसे पहले रूल नंबर 1 को तो फॉलो कर लो, नंबर ऑफ सेंट्रल एटम को। बाद में ही किस पे जाओगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे। क्लियर है? तो यहाँ तक ये पूरा सार समझ में आ गया। ये क्लियर हो गई बात कि किस तरीके से हमें NBPR देखना है, किस तरीके से VACPR देखना है, और इन दोनों के चक्कर में हमें बॉन्ड एंगल पे जो इफेक्ट देखने को मिल रहा है वो कैसा है। यहाँ तक क्लियर हो गया? बस ये वीडियो यहीं तक रखेंगे, अगली वीडियो में आगे पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।